जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और बड़े पेपर की, जो होने वाला है आपका कल। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की हम बात करें, जहां पे हम बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों स्ट्रीम की हम बात करने वाले हैं, जहां हमारी बात होने वाली है बेटा सेमेस्टर सेकंड पे। किस पे बेटा? सेमेस्टर सेकंड पे बात होने वाली है। और हमारा पेपर होने वाला है बेटा डिजास्टर मैनेजमेंट होने वाला है, यानी कि आपदा प्रबंधन होने वाला है। और मैं लेके आया हूं बेटा इसका मॉडल पेपर। और जैसा कि हम हमेशा से जानते हैं कि हमारी टैगलाइन जो रही है वो रही है पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस। और बेटा ये क्वेश्चंस जो है बड़े किफायती रहने वाले हैं आपको, क्योंकि कल के एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और आपको पता होगा कि वासुदेवा एजुकेशन ने इस बार पूरे पेपर मिलाने की कोशिश की है, हर एक पेपर को डीपली एनालिसिस करवाया है, उसके बाद में आपके सामने सबमिट करवाया है और आपको उसका रिजल्ट भी दिया है कि पेपर कैसे बनता है, कैसे छपता है और कैसे हमारे पास में बना के लाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पास में एक एक क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे बेटा, और हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा डिजास्टर यानी आपदा क्या है। व्हाट इज अ डिजास्टर। और हमें पता है कि आपदा की बात कर रहे हैं तो आपदा से एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो व्हाट इज डिजास्टर? तो सामान्य घटना नहीं, अगर सामान्य घटना होती तो हम आपदा क्यों कहते हैं उसे। ठीक है, चलो पहला काट देते हैं। त्योहार, अरे फेस्टिवल को आपदा थोड़ी कहेंगे, नहीं भाई। खेल को नहीं भाई, तो हम कहेंगे बेटा एक ऐसी घटना, एक ऐसी घटना जिससे व्यापक जन धन की हानि हो। एक ऐसी घटना जिससे व्यापक रूप से जन और धन यानी जनता की भी और पैसे की भी क्या हो, हानि हो, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। और ये जो आपदा है ना, ये कभी कहकर नहीं आती है, ये अचानक आती है, सडनली आती है, बिन बुलाए मेहमान की तरह आती है और सब कुछ तहस नहस करके चली जाती है। समझिए बात को। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? विच ऑफ द फ्लाइंग इज अ नेचुरल डिजास्टर। तो प्राकृतिक आपदा, तो एक तो होती है बेटा प्राकृतिक आपदा होती है और एक मानव जनित आपदा होती है। तो प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है तो बेटा युद्ध, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव की देन है। औद्योगिक दुर्घटना, ये भी प्राकृतिक नहीं है। आतंकवाद, ये भी प्राकृतिक नहीं है। तो कौन सी होगी बेटा? भूकंप, अर्थक्वेक, यही क्या होती है? प्राकृतिक आपदा है। और जब भी आता है पूरी जमीन को हिला करके चला जाता है और हमें कई बार नीचे भी गिरा देता है। तुरंत ऐसे हिलने लग जाता है अपने पास में, जमीन जो है वो हिलने लग जाती है अपने पास में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हैजर्ड का अर्थ क्या है। हैजर्ड का अर्थ पूछ रहा है अपने पास में। तो बेटा हैजर्ड का मतलब है संभावित खतरा, संभावित खतरा, पोटेंशियल डेंजर, यानी कि आने वाले खतरे का एहसास कराने की जो चीज है ना, वही क्या है? हैजर्ड। क्या है? हैजर्ड। सुनो, रिस्क यानी जोखिम किसका परिणाम है? रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ, जोखिम किसका परिणाम है? तो मैं लिखूंगा बेटा हैजर्ड प्लस वैल्यूनरेबिलिटी। क्या लिखूंगा बेटा? हैजर्ड प्लस वैल्यूनरेबिलिटी का परिणाम कौन है? जोखिम है। अब ऑप्शन में आपसे हैजर्ड भी दे के देख लेगा, सॉरी हैजर्ड प्लस वैल्यूनरेबिलिटी दोनों देगा। इसमें से आपके पास में चार ऑप्शन में हैजर्ड भी है, वैल्यूनरेबिलिटी भी है और इनमें से कोई नहीं भी है, तो हमारा ये हो जाएगा। अगर हैजर्ड नहीं होता और केवल वल्नरेबिलिटी होती तो हम सोच सकते थे एक बार वल्नरेबिलिटी पे हैजर्ड हटा देते अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वल्नरेबिलिटी यानी संवेदनशीलता का अर्थ है। तो बेटा संवेदनशीलता का सीधा सी बात है, संवेदनशीलता ही होगा अपने पास में। क्या होगा बेटा? संवेदनशीलता, बिल्कुल सेंसिबल पार्ट की बात करेंगे अपने। डिजास्टर का मुख्य प्रभाव क्या है अपने पास में? व्हाट इज द मेन इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर। आप सुनो, आपदा सबसे ज्यादा किसके ऊपर प्रभाव डालती है? आर्थिक हानि पे। बिल्कुल भाई सही बात है। किसी राज्य में, किसी देश में या किसी सिटी के अंदर अपने पास में आपदा आ रही है तो वहां पे सबसे पहले वो पूरी चीजों को तहस नहस करेगी, तो आर्थिक हानि होनी है, इकोनॉमिक लॉस होगा।
दूसरा जनहानि, बेटा दोनों होंगे अपने पास में, जनता का भी नुकसान होगा, आर्थिक हानि भी होगी। अब दोनों मिल रहे हैं तो हमारे पास में उपरोक्त सभी तो वैसे होने वाला है। अब तीसरा भी देख लेते हैं, उपयोग पर्यावरण क्षति, तो सीधी सी बात है इन्वायरमेंटल को भी क्या करता है, डैमेज करता है, तो पर्यावरण क्षति भी देखने को मिलेगी। तो उपयोग सभी यहाँ पे डिजास्टर के रीजंस आ जाएंगे। भारत में सबसे अधिक आने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो सबसे अधिक आने वाली पूछ रहे हैं, तो बेटा ज्वालामुखी नहीं आती है, हिमस्खलन नहीं आता। हिमस्खलन का मतलब अपने पास में जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं ना, जो बर्फीले प्रदेश होते हैं, उनका नीचे पिघलना अपने पास में हिमस्खलन होता है। टोर्नेडो की भी नहीं आती है। तो हम कहेंगे बाढ़, बाढ़ जो होती है हमारे पास में हर साल हमारे पास में या 6 महीने में एक बार देखने को मिल जाती है। उत्तराखंड के अंदर हम देख लेते हैं, देहरादून में हम देख लेते हैं, या हम ग्लेशियर की बात करें तो वहां पर हम देख लेते हैं। तो ये चीजें देखने को मिलती जाती है बाढ़ की बात करें तो। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? विच इज मैन मेड डिजास्टर। अब देखो मैन मेड की बात हो रही, पहले मैंने प्राकृतिक आपदा की बात की थी, अब मैं मानव जनित की बात कर रहा हूं। तो देखो सुनामी, ये हमारे पास में प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात, ये भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप, ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो साफ औद्योगिक जो दुर्घटना है हमारे पास में, इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट होते हैं, ये मानव जनित होते हैं। क्लियर बात है? अब सुनो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो बेटा हम सीधी बात कहेंगे, भारत में आपदाओं की स्थिति, यानी भारत में जो आपदाएं आती है ना, उनकी पोजीशंस या उनकी जो स्थिति है, इसको देखने का काम हमें डिजास्टर प्रोफाइल इंडिया में देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन डिजास्टर का कारण नहीं है? अब निम्न में से कौन पूछ रहा है जो डिजास्टर का कारण नहीं है, आपदा का उससे कोई लेना देना नहीं है? तो प्राकृतिक घटना आपदा में आती है, मानव गतिविधियां ये भी आपदा में देखने को मिलती है, जोखिम ये भी आपदा में देखने को मिलता है। लेकिन क्या नहीं देखने को मिलता है बेटा? त्योहार हमारे पास में आपदा में देखने को नहीं मिलता है, तो हम त्योहार का नाम ले देंगे। नेक्स्ट सुनो, डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला चरण क्या है? तो हम आपदा प्रबंधन के पहले चरण की बात कर रहे हैं, और आपदा प्रबंधन का पहला चरण जो होता है बेटा, वो आपदा को समझना होता है। क्या होता है बेटा? आपदा को समझना होता है। जब तक हम आपदा को नहीं समझेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि आपदाएं क्या होती है? और डिजास्टर मैनेजमेंट के चरण बनाए गए अपने पास में 4, तो उनमें से पहला है अपने पास में बेटा आपदा को समझना, सबसे बड़ी बात होगी। नेक्स्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है अपने पास में, तो आपदा प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बेटा नुकसान को कम करना, यानी जो नुकसान हो गया है अपने पास में उसे हम कम कर देंगे। या हम सिंपल सी बात करें, जब बाढ़ आती है, वहां पे क्षति होती है, नुकसान होता है, तो सरकार कहती है कि हम राज्य को ये देंगे, यहाँ पे जिसके मकान टूटे उनको हम इतना पैसा देंगे, जिसकी ये हानि हुई है तो हम ये देंगे। तो नुकसान को कम करना अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भूकंप किसके कारण आता है? अर्थक्वेक जो है वो किसके कारण आता है? तो बेटा वायुदाब के कारण नहीं भाई, एयर प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। वर्षा का यहां भी कोई लेना देना, ज्वार भाटा यहां भी कोई लेना देना है। तो मैं कहूंगा बेटा टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, यानी टेक्टोनिक प्लेटों की मूवमेंट के कारण, गति के कारण हमारे पास में क्या आता है? भूकंप आता है, और धरती जो है वो हिलने लगती है। सुनामी मुख्यतः किस कारण आती है? सुनामी पूछ रहा है बेटा, तो सुनामी जो है हमारे पास में समुद्र के भीतर, कहां बेटा? समुद्र के भीतर भूकंप आने से क्या आती है? सुनामी आती है। यानी आपने देखा हो जब सुनामी आती है ना, तो बड़े बड़े बुछार उठते हैं अपने पास में पानी के, ये हमारे पास में समुद्र के भीतर भूकंप की बात करने वाला है, सुनामी की। उसके बाद में बेटा निम्न में से कौन जलवायु संबंधी आपदा है? तो जलवायु संबंधी बात की कर रहे हैं अपने पास में, यानी क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर की बात कर रहा हूं। तो बेटा जलवायु संबंधित कौन है बेटा? चक्रवात है, यानी साइक्लोन है। कौन है बेटा? साइक्लोन है। उसके बाद आता है बेटा सूखा किसके कारण होता है? ड्राउट ओक्यू ड्यू टू। तो सूखा किसकी वजह से होगा? वर्षा की कमी की वजह से, जल की कमी की वजह से। तो हम लिखेंगे बेटा वर्षा की कमी की वजह से सूखा देखने को मिलता है। और प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत सी जगह ऐसी है जो सूखे की चपेट में आ चुकी है, क्योंकि वहां पानी दिखाई नहीं दे रहा है। ना हमें हमारे पास में भूमिगत जो पानी है वो दिख रहा है, ना हमारे पास में वर्षा का पानी दिख रहा है। और कुछ दिनों में इसके रुझान आपको देखने को मिल जाएंगे।
उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड अधिकतर कहां होती है, भूस्खलन लैंडस्लाइड अधिकतर कहां होती है, तो फिर मैं कहूंगा बेटा पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। लैंडस्लाइड कहां होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। उत्तराखंड के अंदर आप हमेशा सुनते होंगे, केदारनाथ पर आप हमेशा सुनते होंगे, हिमाचल में आप अक्सर सुनते होंगे, ग्लेशियर में आप जरूर सुनते होंगे। तो यहां पे पर्वतीय क्षेत्र है और यहां पर ही क्या होती है, लैंडस्लाइड होती है अपने पास। नेक्स्ट बात है निम्न में से कौन जैविक आपदा है अपने पास में, बायोलॉजिकल डिजास्टर की बात कर रहा है। और बायोलॉजिकल डिजास्टर का मतलब एक ही है बेटा महामारी, एपिडेमिक। क्या है बेटा, महामारी, एपिडेमिक की बात हो जाएगी। न्यूक्लियर डिजास्टर का संबंध किससे है, यानी न्यूक्लियर डिजास्टर, न्यूक्लियर का मतलब परमाणु आपदा का पूछ रहा है, तो परमाणु ऊर्जा से, न्यूक्लियर एनर्जी से हमारे पास में परमाणु आपदा का सीधा संबंध होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा चक्रवात किस क्षेत्र में बनते हैं, साइक्लोन जनरली फॉर्म ओवर, साइक्लोन यानी अपने पास में चक्रवात कहां बनेंगे, तो हमारे पास में रेगिस्तान नहीं भाई, पर्वत नहीं भाई, जंगल नहीं भाई, तो मैं कहूंगा बेटा महासागरों के अंतर्गत चक्रवात बनते हैं और वहीं पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं बेटा फायर डिजास्टर, अग्निकांड का प्रमुख कारण क्या है, यानी डिजास्टर की बात कर रहा है अपने पास में, तो सिंपल सी बात है शॉर्ट सर्किट जो है वो अग्निकांड या फायर डिजास्टर को लेके आता है। तो अग्निकांड जो है या शॉर्ट सर्किट जो है वो अग्निकांड को लेकर के आता है। टेररिज्म यानी आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है, तो आतंकवाद बेटा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास में मानव जनित आपदा है। कौन सी है बेटा, मानव जनित यानी मैन मेड डिजास्टर है। कौन है बेटा, मैन मेड डिजास्टर है। उसके बाद में बेटा डिजास्टर केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डिजास्टर केस स्टडी का मेन उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डिजास्टर केस स्टडी। तो सिंपल सी बात है बेटा आपदा से सीख लेकर भविष्य की तैयारी करना। और सपोज कहीं पर बाढ़ आ जाए, अब उसका रीजन समझो पहले किस वजह से आई है और उस रीजन में क्या करो, सुधार करो जिससे कि भविष्य में यहां पर बाढ़ देखने को ना मिले। तो अपने पास में आपदा से सीख लेना और अपने पास में फ्यूचर की क्या करना, प्रिपरेशन करना। नेक्स्ट है बेटा डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का पहला चरण कौन सा है अपने पास में, तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की मैं बात करूं तो यहां पे पहला चरण हो जाएगा बेटा समन का। क्या हो जाएगा बेटा, समन का, मिटिगेशन का। किसका बेटा, मिटिगेशन या समन का हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा आपदा समन का, आपदा समन का। अब हमारे पास में आपदा समन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपदा समन का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन। तो बेटा यहां हम बात करेंगे नुकसान को कम करना। आपदा समन का पहला रीजन क्या है बेटा, नुकसान को कम करना ही हमारा सबसे बड़ा रीजन है, हमें नुकसान कम करना है जो भी हुआ है। उसके बाद करें रिकवरी, पुनर्प्राप्ति का उद्देश्य क्या है अपने पास में, तो रिकवरी की हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे सामान्य जीवन को बहाल करना अपने पास में, यानी जो भी चीजें हमारे पास में हो गई है उसे वापस से पहले जैसे कर देना, यही रिकवरी है अपने पास में। मॉक ड्रिल क्यों आयोजित की जाती है, तो मॉक ड्रिल आपने देखी होगी जब ऑपरेशन सिंदूर था तो अपने पास में जो बॉर्डर के पास में जो राज्य है, अपने पास में जो गांव है, वहां पे मॉक ड्रिल लगा दी गई थी और वहां पर पहले जो अगर बम वगैरह गिर रहे हैं तो उसकी चेतावनी के लिए। तो सीधी सी बात है आपदा की तैयारी का आभास, आपदा की तैयारी का आभास जो है वो मॉक ड्रिल के लिए है अपने पास में। उसके बाद बेटा कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण का अर्थ क्या है अपने पास में, तो यहाँ क्षमता निर्माण का मतलब बेटा लोगों को प्रशिक्षित और सक्षम बनाना आपदा से रिलेटेड, यानी अगर ऐसी आपदा आ जाए तो आपको किस प्रकार से उससे बचाव करना है, तो लोगों को क्या करना बेटा, प्रशिक्षित करना, यानी उन्हें ट्रेनिंग देना और उसको सक्षम करना अपने पास में। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा डिजास्टर रिस्क डिडक्शन, डिजास्टर रिस्क डिडक्शन DRR, तो फुल फॉर्म याद रखना बेटा, DRR की फुल फॉर्म क्या है, डिजास्टर रिस्क डिडक्शन, रिडक्शन याद रखना, डिजास्टर रिस्क डिडक्शन याद रखना, डिजास्टर रिस्क डिडक्शन। रिपीट करवा रहा हूं मैं आपको क्योंकि आ सकती है, क्योंकि फुल फॉर्म पूछ लेता है अपने पास में, तो DRR की फुल फॉर्म याद करना। तो अब सोचते हैं कि DRR का उद्देश्य क्या है अपने पास में, तो सीधी सी बात है केवल पुनर्वास, ना तो जोखिम को कम करना है, ना जोखिम को बढ़ाना है, ना केवल राहत देना है, पुनर्वास, वापस से चीजों को लेके आना अपने पास में। स्ट्रक्चरल मिटिगेशन का उदाहरण कौन सा है, स्ट्रक्चरल मिटिगेशन का पूछ रहा है, संरचनात्मक समन की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है बेटा भूकंप रोधी भवन का निर्माण करना।
किसका बेटा? भूकंप रोधी भवन का निर्माण करना ही हमारे पास में क्या है? स्ट्रक्चरल मिटिगेशन का उदाहरण है। नेक्स्ट है बेटा नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन का उदाहरण कौन सा है अपने पास में? तो नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन की बात कर रहे हैं, और नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन का मतलब है बेटा जन जागरूकता अभियान। क्या है बेटा? जन जागरूकता अभियान जो है नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन का सिंपल सा उदाहरण है। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में रेस्पॉन्स के बाद कौन सा चरण आता है? तो बेटा डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के अंदर जब रेस्पॉन्स होता है उसके बाद में कौन सा चरण आता है? तो हम कहेंगे बेटा रिकवरी आती है। कौन आती है बेटा? रिकवरी आती है। कौन आएगा बेटा? रिकवरी आती है। कौन आएगा? रेस्पॉन्स आ जाएगा अपने पास में। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपदा प्रबंधन में ट्रेनिंग का मुद्दे उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ट्रेनिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट? तो हम कहेंगे बेटा लोगों को आपदा के लिए तैयार करना। क्या करना बेटा? आपदा के लिए तैयार करना ही ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में कुल कितने प्रमुख चरण माने जाते हैं? तो बेटा हमारे पास में 4 चरण माने जाते हैं। कौन थे बेटा? 4 चरण। एक हमारे पास में मिटिगेशन था, एक प्लानिंग थी अपने पास में, दूसरा रिकवरी थी, फिर अपने पास में रेस्पॉन्स था। याद रखना कितने हैं? 4 है। एक हमारे पास में मिटिगेशन है, एक प्लानिंग वाला है अपने पास में, एक रिकवरी है और एक अपने पास में रेस्पॉन्स है। निम्न में से कौन डिजास्टर रिस्क डिडक्शन का भाग नहीं है? तो हम जागरूकता ये भी नहीं है, प्रशिक्षण ये भी नहीं है, समन ये भी नहीं है, तो मेरे पास में उपरोक्त सभी आ जाएगा। तीनों ही हमारे पास में नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट का अंतिम उद्देश्य क्या है अपने पास में? तो बेटा ये क्वेश्चन जन धन की हानि को न्यूनतम करना। ना तो जन की हानि हो ना धन की हानि हो, इसको हम न्यूनतम कर दे, बिल्कुल लोवेस्ट पे लेके आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? बड़े क्वेश्चन है बेटा, नाम है फुल फॉर्म के साथ में चारों क्वेश्चन। तो सुनो एनडीएमए की फुल फॉर्म याद रखना बेटा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये राष्ट्रीय स्तर पर होती है, ध्यान रखना। एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो फिर मैं कहूंगा बेटा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। कौन सा बेटा? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ये भी कैसा है? राष्ट्रीय स्तर का। एनआईडीएम का पूर्ण रूप क्या है अपने पास में? फुल फॉर्म पूछ रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी कौन सा है अपने पास में बेटा? राष्ट्रीय स्तर का। एसडीएमए का पूर्ण रूप क्या है अपने पास में? तो हम लिखेंगे बेटा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये हमारे पास में राज्य स्तर का है। क्लियर बात है? नेक्स्ट सुनो, भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब लागू हुआ था अपने पास में? यानी आपदा प्रबंधन एक्ट कब लागू हुआ था? तो बेटा 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। एनडीएमए का अध्यक्ष कौन है अपने पास में? जो एनडीएमए है, जो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इसका क्या होता है बेटा? अध्यक्ष होता है। ठीक है। एनडीआरएफ का मुख्य कार्य क्या है अपने पास में? तो एनडीआरएफ का मुख्य कार्य बेटा आपदा के समय बचाव एवं राहत कार्य। आपदा के समय बचाव एवं राहत कार्य किसमें आते हैं बेटा? एनडीआरएफ में, यानी रेस्पॉन्स में आते हैं अपने पास में। एनआईडीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने पास में? तो सीधी सी बात है बेटा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, टेक्निक, ट्रेनिंग एंड रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं। प्रशिक्षण हो जाए और अनुसंधान प्रोसेस हो जाए, यही हमारे पास में एनआईडीएम का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा राज्य स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो बेटा राज्य स्तर की बात कर रहा हूं तो मैं एसडीएमए के पास में चला जाऊंगा, यानी अपने पास में स्टेट की बात करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में बात है बेटा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है बेटा? सीधी बात है प्रभावी आपदा प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करना। प्रभावी आपदा प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करना। डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने पास में? तो बेटा सिंपल सी बात है आपदाओं के प्रभाव को कम करना। क्या है बेटा? आपदा के प्रभाव को कम करना डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा एनडीएमए किस स्तर पर कार्य करता है? तो एनडीएमए मैंने बोला राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्र पे, तो हम लिखेंगे बेटा राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, पूरे इंडिया लेवल की बात हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है बेटा निम्न में से कौन डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित संस्था नहीं है? तो बेटा एनडीएमए हमने पढ़ा, एनडीआरएफ हमने पढ़ा, एनआईडीएम हमने पढ़ा, तो क्या नहीं पढ़ा हमने बेटा? आरबीआई। तो आरबीआई जो है इससे रिलेटेड संस्था नहीं है। 4 पढ़ाई मैंने, चारों अपने पास में डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। ठीक है, एनडीएमए है, एनडीआरएफ है, एनआईडीएम है और अपने पास में एसडीएमए है। डिजास्टर मैनेजमेंट का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो फिर से मैं रिटर्न करता हूं बेटा
जन धन की हानि को न्यूनतम करना। ये हमारे पास एक रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में बेटा मॉडल पेपर के या डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं। और बहुत लेट पेपर हो गया क्योंकि बेटा थोड़ा सा आज का शेड्यूल थोड़ा सा व्यस्त था अपने पास में, इस वजह से पेपर थोड़ा सा लेट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अब आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं क्योंकि हम सेमेस्टर 3 में मिलने वाले हैं और बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजों को लेकर के हम आपके पास में आने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में अपने चैनल को शेयर करो क्योंकि ऑथेंटिक चीजें और सिंपल सी बातें, सटीक बातें हम पहले करते हैं। आपने देखा होगा कि हम बहुत एक्टिव रहते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी को लेकर के, जहां पे हम जो भी सूचना आती है सबसे पहले आपके सामने पेश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा। हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।